नमस्कार प्रशिक्षुओं, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉपिक आंतरिक शांति और योग। प्यारे बच्चों, आंतरिक शांति और योग के मध्य बहुत ही गहरा संबंध है। योग के द्वारा, योग आसनों के द्वारा हम शरीर के आंतरिक विकार को दूर करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, अपने मन को विकार मुक्त करने का प्रयत्न करते हैं और इसे ही हम योग कहते हैं। इसलिए शिक्षा में योग की और आज के समाज में योग की अत्यंत आवश्यकता है। योग की अवधारणाएं देखें तो योग का कोई संस्थापक नहीं है, कोई व्यक्ति एकमात्र संस्थापक नहीं है। इसकी शुरुआत भारत में मानी जाती है। महर्षि पतंजलि ने योग में अनूठा योगदान दिया अपना। योग शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास का एक क्रम है। शरीर रूप से आप विकसित हों, आध्यात्मिक रूप से विकसित हों और मन स्थिति आपकी विकसित हो, यानी मनोविकार ना हो, ये सब जो सुनिश्चित क्रम है उसी को हम योग कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार योग शब्द का निर्माण संस्कृत व्याकरण के युज धातु से हुआ है और जिसका अभिप्राय होता है जोड़ना, समन्वय करना, मिलाना या भावात्मक एकता लाना। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, यानी मन में जो तरह तरह के ख्याल आते हैं उनको वापस कर देना और एक तत्व में लीन हो जाना, स्थिर हो जाना, अपने आप में स्थिर हो जाना ही योग है। भगवत गीता में कहा गया है कि योग कष्टों तथा दुखों से मुक्ति की स्थिति है, यानी योग के द्वारा कष्ट और दुख की समाप्ति हो जाए तो वही योग है। योगासन मन को स्थिर करता है, जिससे व्यक्ति स्वयं अपना निरीक्षण करता है और स्वयं में ही आनंदित होता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म के करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। प्रोफेसर राम हर्ष सिंह ने कहा कि क्या बताया कि योग का अर्थ मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का एकीकरण है। साथ ही मनुष्य को उसके द्वारा समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया को ही योग कहा जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और उन्हें बढ़ाना ही योग है। महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ योगा कहा गया है, यानी योग का पिता, योग का रचयिता, और उन्होंने सर्वप्रथम एक अलग पुस्तक लिखी और जिसका नाम रखा योग सूत्र। इसका एक से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ और ये आजकल समय की मांग के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं कि योग की विशेषताएं। थोड़ा डिटेल ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। योग की विशेषताएं, पहली विशेषता है इसकी, यह शक्ति अर्जित करने का साधन है। जब हम कंसंट्रेशन में रहते हैं, जब हम एकाग्र होते हैं, जब हम चित्त वृत्तियों को रोकते हैं तो हमको क्या हो जाता है, शक्ति हमारे अंदर स्फूर्ति आ जाती है। उसी को कहा गया है कि यह शक्ति अर्जित करने का साधन है। योग यह एकाग्रता में सहायक है, कंसंट्रेट कर देता है। योग के द्वारा व्यक्ति को अपनी आंतरिक क्षमता का बोध होता है। इंटरनल कैपेसिटी क्या है ये पता चलती है। यदि योग में न जाएं तो हम क्या करते हैं, थुथले हो जाते हैं। हमारे अंदर की क्षमता, सामर्थ्य का हमें बोध नहीं हो पाता। नेक्स्ट, योग से हमें आध्यात्मिक एकत्व प्राप्त होता है। योग से हमें क्या होता है, आध्यात्मिक एकत्व, यानी कि आध्यात्मिकरण होता है। हम ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, हम आत्म तत्व को चिंतन करने लगते हैं। हम क्या करते हैं कि जो
एक एक विस्तृत सोच रखने वाले व्यक्ति हो जाते हैं, सीमित विचारधारा से हम मुक्त हो जाते हैं। योग द्वारा व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। कंसंट्रेशन होगा तो योग, चिंतन होगा, चिंतन होगा तो ज्ञान में वृद्धि होगी। ये ज्ञान की वृद्धि में भी सहायक है। योग इंद्रियों को बस में करने का साधन है। योग के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को बस में कर सकते हैं, और यह योग के द्वारा ही संभव है, इसलिए इसे साधन के रूप में माना गया है। इसके द्वारा मन की चंचलता पर अंकुश लगाया जा सकता है। मन इधर उधर भटकने नहीं पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इंद्रियों को अपने आप में, जैसे कछुआ क्या करता है, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, उसी प्रकार से योगी अपने इंद्रियों को समेट लेता है और अपने अनुसार ही उसे तत्प्रज्ञ कर लेता है, स्थिर कर लेता है। नेक्स्ट है योग के लाभ। योग के लाभ बहुत सरल हैं। पाचन शक्ति बढ़ती है इससे, कब्ज दूर हो जाता है, बाहें, पंजे, पैर आदि मजबूत हो जाते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मोटापा भी दूर होता है, चेहरे पर रौनक आ जाती है। योगाभ्यास के लिए आवश्यक निर्देश कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं हम जरा। योग एक दरी बिछाकर करनी चाहिए, सूती की हो या खादी की हो। योग करते समय मुख जो हो वो पूरब दिशा में रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। योग प्रातःकाल कर सकते हैं और भोजन न करें, यानी भोजन के पहले हम संध्या काल में भी योग कर सकते हैं। योग सदैव शांत एवं शुद्ध वातावरण में करना चाहिए। ठीक, योग शांत चित्त होकर करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं रहता है, अपने अनुसार ही अपने आप को चलाना है। आत्मानुशासन की आवश्यकता इसमें रहती है। योग में आरामदायक कपड़ों को पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए, और जिससे योग का समय भी बढ़े। योग के विषय में जो मिथ्या धारणाएं हैं वो इस प्रकार हैं। ये कहा गया है कि साधु, तपस्वी, सन्यासी लोगों के लिए है, ये बिल्कुल असत्य है, गलत है। दूसरा कहा गया योग स्त्रियों, लड़कियों के लिए नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्या है। ठीक है, इसमें लिंग से या सेक्स से कोई जो को नहीं बांटा जा सकता इस योग को। योग के द्वारा किसी उम्र विशेष का होना भी आवश्यक नहीं है, हालांकि बीमार और छोटे बच्चों को इससे परहेज करना चाहिए। योग का नाम आते ही मनुष्य इसको आसन से जोड़ने लगता है, जो मिथ्या है। केवल आसन द्वारा ही योग साधना नहीं होती है, अन्य तमाम प्रकार के भी योग होते हैं। जिसकी कुछ लोग यह धारणा बना लेते हैं कि योग साधना विशेष प्रकार के वस्त्र के द्वारा पहन करके, रहन सहन उनका और हर चीज़ खान पान अलग अलग प्रकार का हो तभी योग संभव है, ये भी मिथ्या है। योग शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है, और जिसमें इन क्रियाओं को शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। योग के द्वारा ही हम अपने शरीर को, मन को और अंतःकरण को शुद्ध करके स्वच्छ चिंतन और स्वच्छ विचारधारा, भावात्मकता हमारे अंदर आ सकती है। धन्यवाद। आगे हम कल अगले वीडियो में अष्टांग योग के विषय में जो पार्ट 2 होगा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।